नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ रमशा शमीम। आइए नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। बिग बॉस ओटीटी के खिलाफ सोमवार यानी 22 जुलाई को पुलिस में शिकायत की गई है। शिव नेता पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर मनीषा कायंदे ने शो में दिखाए जा रहे कंटेंट को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर से मुलाकात की। मनीषा का आरोप है कि बिग बॉस 3 एक रियलिटी शो है, इसकी शूटिंग जारी है। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी इसमें भाग ले रहे हैं। शो में अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। हमने मुंबई पुलिस से शो के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करते हुए लेटर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि रियलिटी शो के नाम पर अश्लीलता का यह सार्वजनिक प्रदर्शन कहां तक सही है, ये युवा दिमाग को कैसे प्रभावित करता है। हम केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के पास भी जाएंगे। संसद के मौजूदा सत्र में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर एक कानून लाने का मांग करेंगे। मनीषा ने शो के 18 जुलाई के एपिसोड में दिखाए गए कंटेंट को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि एपिसोड में कंटेस्टेंट को अश्लील और आपत्तिजनक व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। इससे सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक रिश्तों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। शो का टेलीकास्ट तत्काल बंद किया जाए। शो के निर्माताओं और टेलीकास्ट कंपनी के सीईओ के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जांच की जाए कि क्या यह एपिसोड अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ है। टेस्ला और स्पेसएक्स के चीफ इलन मस्क ने कहा कि जेंडर बदलवाने की सर्जरी ने उनसे उनके बेटे को दूर कर दिया। अमेरिका के एक इंटरव्यू में मस्क ने कहा, जेंडर बदलने की सर्जरी असल में बच्चे की हत्या और नसबंदी करने जैसा है। ये एक वायरस है। मस्क ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान मुझसे धोखे से बेटे का जेंडर बदलवाने से जुड़े दस्तावेज साइन करवाए गए थे। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उस वक्त कोरोना की वजह से बहुत कन्फ्यूजन था। मुझे बताया गया था कि मेरा बेटा सुसाइड कर सकता है। अपना अनुभव साझा करते हुए इलन मस्क ने कहा, इस सर्जरी को डेड नेमिंग कहा जाता है क्योंकि इसमें सच में बच्चे की मौत हो जाती है। सर्जरी के बाद मैंने अपने बेटे को खो दिया। तभी मैंने इस वायरस से लड़ने का फैसला किया था। हम इस पर काम कर रहे हैं। बीबीसी के मुताबिक इलन ने पिछले साल कहा था कि वह ट्रांसजेंडर मेडिकल ट्रीटमेंट को अपराध घोषित करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इलन मस्क के बेटे जेवियर ने साल 2022 में 18 साल की उम्र पार करने के बाद अपना जेंडर बदलवाया था। इसके बाद जेवियर ने अपना नाम बदलकर विवियन ज़ेना विलियम्स रखवाया था। उन्होंने कहा था कि वह अपने पिता इलन मस्क से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। विवियन ने अपने नाम से मस्क हटाकर मां का सरनेम लगाया था। लड़के से लड़की बनने की अर्जी देने के 1 महीने बाद मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी को अपना समर्थन दिया था। माना गया था कि इस समर्थन की वजह अमेरिका में ट्रांसजेंडर के अधिकारों को सीमित करने को सपोर्ट करना है। विवियन की मां जस्टिन विलियम्स कनाडाई लेखिका हैं। साल 2000 में क्वींस कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मस्क से मुलाकात हुई थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास बट्टा सेक्टर में मंगलवार यानी 23 जुलाई को सुबह करीब 3 बजे आर्मी आतंकियों के बीच गोलाबारी हुई। इसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। सेना की ओर बताया गया कि कुछ आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे नाकाम कर दिया गया। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक पुंछ के कृष्ण घाटी बेल्ट से कुछ आतंकी बट्टाल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना के जवानों को आतंकियों के मूवमेंट की सूचना मिल गई थी। सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें रोका। हालांकि आतंकियों के घायल होने या मारे जाने की सूचना भी नहीं मिली है। गोलीबारी में घायल हुए जवान को अस्पताल पहुंचाया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू में ये 24 घंटे में दूसरा हमला है। इससे पहले सोमवार को सुबह करीब 3 बजे राजौरी के घोंदा में आतंकियों ने शौर्य चक्र विजेता परशोत्तम कुमार के घर पर हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में आर्मी ने एक आतंकी को मार गिराया था। इस हमले में एक जवान और परशोत्तम के चाचा घायल हुए थे। यहाँ आज दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में सोमवार को वायरल हुए 5 मिनट 55 सेकंड के वीडियो को लेकर यहाँ की पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही एक्स पर पोस्ट भी शेयर की। पुलिस का दावा है कि दोपहर 2 बजे के करीब आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने एक प्रोपागेंडा वीडियो शेयर किया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस वीडियो को शेयर नहीं करें और जो भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं उनकी जानकारी भी दें। साथ ही चेतावनी दी है कि इस वीडियो को अपने पास रखना और फॉरवर्ड करना यूएपीए की धारा 13 और 18 के तहत अपराध है। पुलिस ने बताया कि आतंकी संगठन के बनाए इस वीडियो में बॉलीवुड फिल्म फैंटम के पोस्टर के साथ एक्टर सैफ अली खान की तस्वीर वायरल की गई है। मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज और महंगी होंगी। ये कंपनियां अगले 12 महीनों में कई बार टैरिफ बढ़ाएंगी। इसी साल 3 जुलाई को टैरिफ 25% बढ़ चुका है। कैरेज रेटिंग के मुताबिक इस बढ़ोतरी से टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की प्रति यूज़र औसत आय 182 से 15% बढ़कर 220 हो जाएगी। कंपनियों की तैयारी आरपीयू 300 से ऊपर ले जाने की है।
भारती एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल का कहना है, प्रति यूज़र आय 300 तक पहुंचने के बाद भी भारत दुनिया का सबसे सस्ता टेलीकॉम मार्केट बना रहेगा। देश में इंटरनेट की पहुंच 2014 में सिर्फ 13.25% थी, जो 2024 में 4 गुनी यानी 52.2% हो गई। 2018-19 से लेकर 2022 और 23 के बीच टेलीकॉम इंडस्ट्री की आय 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। 2016 में 4G सर्विसेज शुरू होने के बाद टैरिफ घटा था। इसके बाद देश में इंटरनेट की पहुंच तेज़ी से बढ़ी, फीचर्स की डिमांड भी बढ़ी। अब 5G सर्विसेज शुरू हो गई हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ ही डेटा का इस्तेमाल भी बढ़ता है। कंपनियां इसी ट्रेंड का फ़ायदा उठाना चाह रही हैं। वित्त वर्ष 2023 और 24 में टेलीकॉम इंडस्ट्री की कुल आय 2.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। बीते 10 साल में टेलीकॉम कंपनियां 22 से घटकर 5 रह गईं। बैंक ऑफ अमेरिका मानना है कि अगले 5 सालों के दौरान भारत में टेलीकॉम आरपीयू 13.6% बढ़कर 250 और 7 साल में 36.4% बढ़कर 300 पहुंचेगा। सीटी रिसर्च का अनुमान है कि एयरटेल आने वाले सालों में सबसे ज़्यादा टैरिफ बढ़ाएगी। वर्ष 2025 से 26 तक 270 और 2027 तक 305 तक पहुंच सकता है। 10 साल पहले वसुंधरा सरकार के समय में एकल पट्टा प्रकरण को लेकर आरोपी रहे जीएस संधू ने भजनलाल सरकार की जांच कमेटी को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए कहा, मामले में राज्य सरकार अपना जवाब दे चुकी है। उसमें उन पर कोई भी अपराध बना नहीं पाया है। मामले में पहले भी एफआईआर लग चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट से भी अभियोजन पक्ष भी मामला वापस ले चुका है। ऐसे में इस स्तर पर राज्य सरकार की ओर से मामले के आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन नहीं किया जा सकता है। बता दें कि भजनलाल सरकार ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर.एस. राठौड़ की अध्यक्षता में 28 जून को कमेटी गठित की थी। इस कमेटी में गृह विभाग के एसीएस व यूडीएच विभाग के प्रमुख सचिव को भी शामिल किया गया था। संधू ने सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रही एसएलपी में प्रार्थना पत्र दायर करके कमेटी को रद्द करने की मांग की है। इस जांच के दायरे में तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धीरावाल भी हैं। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 22 अप्रैल को शपथ पत्र पेश करते हुए करीब 10 साल पहले भजनलाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 22 अप्रैल को शपथ पत्र पेश करते हुए करीब 10 साल पहले वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में एकल पट्टा मामले में विधायक शांति धारीवाल सहित 3 अन्य अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी थी। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए जवाब में कहा गया था कि एकल पट्टा प्रकरण में कोई मामला नहीं बनता है। एकल पट्टा प्रकरण में पूरी तरह से नियमों की पालना की गई थी। वहीं इसमें राज्य सरकार को किसी भी तरह का वित्तीय नुकसान भी नहीं हुआ है। लेकिन बाद में जब मीडिया में भजनलाल सरकार पर सवाल उठने लगे तो सरकार ने केस के प्रभारी अधिकारी एडिशनल एसपी सुरेंद्र सिंह को एपीओ कर दिया था। वहीं मामले में आरोपों की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया था। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य प्रार्थना पत्र दायर कर रिवाइज्ड एफिडेविट पेश करने के लिए 8 सप्ताह का समय देने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के ऑफिस में सोमवार को सुरक्षा बलों ने छापा मारा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने ऑफिस को सील कर दिया। साथ ही पार्टी के कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें पीटीआई के सूचना सचिव रऊफ हसन भी शामिल हैं। पार्टी अध्यक्ष गौहर खान ने कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पिछले 2 महीनों में पार्टी के 10 बड़े नेताओं को अगवा किया है। इसके अलावा पुलिस महिला कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती गाड़ियों में बैठाकर अपने साथ ले गई। ये कार्रवाई ऐसे समय में की गई जब जेल में बंद इरफान ने 1 हफ्ते पहले कहा था कि उनकी पार्टी देश भर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन करेगी। इससे पहले इमरान खान को 3 केस में जमानत दिए जाने के बाद यूएन ने कहा था कि इमरान खान को गैरकानूनी तरीके से जेल में रखा गया है। ऐसे लगता है सरकार इमरान की पार्टी को ख़त्म करना चाहती है। शहबाज सरकार ने भी 1 हफ्ते पहले कहा था कि वह पीटीआई पर बैन लगाने जा रहे हैं। इसके बाद शहबाज सरकार में आईटी मंत्री अताउल्लाह तरार ने बैन की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के चलते पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बैन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं रह सकते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हुए थे। इनसे पहले खान को एक के बाद एक लगातार 3 मामलों में दोषी करार दे दिया गया था। इससे वह चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए थे। चुनाव से पहले उनका पार्टी चुनाव चिन्ह छीन लिया गया था। पार्टी के सभी नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। इसके बावजूद खान की पार्टी
पीटीआई के समर्थकों को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की 342 सीटों में से 93 सीटें मिली। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।